नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आज से मैं धीरे-धीरे कंटिन्यू कर रहा। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हम लोग प्रॉपर तरीके से जो जीएस का सब्जेक्ट है हमारा, वो कवर कर रहे थे। शुरुआती चरण में मैंने इसमें बिहार स्पेशल आपको अच्छे से पढ़ाया और उसकी प्लेलिस्ट बना दी, आपको पीडीएफ दे दी, वो सारा काम मैंने कर दिया। फिर सामने 72 71 का एग्ज़ाम था बीपीएससी का, तो उसके लिए मैंने पीवाईक्यू पढ़ाए, आपको बजट पढ़ाया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया, करंट पढ़ाया और जो है बजट वो बिहार स्पेशल तो पढ़ाया ही पढ़ाया। और इन सब का फ़ायदा आपको जो है, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 71 का, उसमें आपको देखने को मिला। तो बच्चे फिर डिमांड करने लगे कि सर आपका जो फॉर्मेट है पढ़ाने का, हैंड रिटन फॉर्म में पीडीएफ दे देना और क्लासेस बना देना, ये बहुत अच्छा है, इसको आप कंटिन्यू करके एक बार पूरा का पूरा जीएस कवर करवा दीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जीएस कवर करवा रहा था। जीएस में मैंने 2 सेक्शन उठाए सबसे शुरुआती चरण में। पहला मैंने उठाया बायोलॉजी, जीव विज्ञान। मैंने बायोलॉजी उठाया, जीव विज्ञान उठाया और दूसरा मैंने उठाया जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री या मतलब कि आधुनिक भारत। दो मुझे अभी भी बोलने में दिक्कत हो रही दोस्तों, तो थोड़ा-सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मुँह में छाले थे, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो आज की हमारी जो क्लास है दोस्तों, ये बायोलॉजी की ही क्लास है, बायोलॉजी ही नहीं ले पा रहा था। तो हमने बायोलॉजी में शुरुआती जो क्लास हुई हमारी, उसमें हमने 2-3 चैप्टर अपने अच्छे से कवर कर लिए। हमने जो पहला चैप्टर था हमारा, वो था सेल, जिसको कोशिका बोलते हैं, वो हमने बहुत अच्छे से कवर किया। एक-एक पॉइंट की चीज़ें, एक-एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, सारी की सारी हमने कवर कर ली, उसमें से कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद हमने जो चैप्टर पढ़ा वो था जेनेटिक्स। उसको कवर किया। फिर तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा सेल डिवीज़न पढ़ा, तो 3 चैप्टर हमने बढ़िया से कवर कर लिए। फिर हम चौथे चैप्टर पे आए, जिसका नाम होता है टिश्यू, क्योंकि सेल से ही मिलके जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं, तो उससे मिलके बनता है टिश्यू, हमारा ऊतक। तो ऊतक को हम पढ़ रहे थे। ऊतक को मैंने आपको बताया था कि ऊतक ऊतक जो होते हैं, जो कई सेल से मिले हुए होते हैं, उनका विशिष्ट काम होता है, विशेष जगह से ओरिजिन होता है। वो 2 तरीके के होते हैं, जैसे सेल 2 तरीके के, एक एनिमल सेल, एनिमल टिश्यू हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्लांट टिश्यू। मैं धीरे-धीरे बोल रहा, आप लोग मतलब कि समझ जाइएगा, क्योंकि अभी मुझे बोलने में दिक्कत है इसलिए, लेकिन क्लास बनाना ज़रूरी है, आपका एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, इसकी वजह से मैं क्लास बना दे रहा, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं थी क्लास बनाने की, ठीक है? तो आप लोग इतना मैनेज करो, सारा चीज़ समझाऊँगा, आराम-आराम से थोड़ा समझा दूँगा। तो 2 तरीके के टिश्यू, मतलब ऐसे आवाज़ आ रही होगी जैसे कोई तोतला रहा हो, लेकिन वही है कि मेरे जीभ में छाले हैं, इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो देखो, 2 तरीके के टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। हम ये बोले थे कि 2 जो एनिमल टिश्यू होते हैं, ये 4 तरीके के होते हैं। मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मैंने आपको बताया था मस्कुलर टिश्यू और चौथा मैंने बताया था नर्व्स टिश्यू, ठीक है? और इसी तरह से मैंने प्लांट सेल में बताया था 2 तरीके के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा मैंने बताया था परमानेंट टिश्यू, ठीक है? तो यही हम लोग चैप्टर अपना कवर कर रहे थे। तो इसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू अच्छे से कवर कर लिया था। हम पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, जो कनेक्टिव टिश्यू के जो प्रकार हैं, एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सारा कुछ, बोन, ये सारा कुछ आपको बता दिया। अब हम पढ़ रहे थे ब्लड। ब्लड को जो है मैं बताते हुए आपको, ये बहुत सारी ब्लड के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से दे दी, जो आपको पता है कि कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। आज का हमारा जो ब्लड का टॉपिक है, वो पहले ब्लड के विषय में हमने अच्छे तरीके से जान लिया कि ब्लड में होता क्या-क्या है, उसका जो द्रव भाग होता है, जो ब्लड कार्पसल से जो ठोस भाग होता है, उसमें क्या-क्या होता है। हमने आरबीसी जाना, डब्ल्यूबीसी जाना, प्लेटलेट्स जाना, ब्लड क्लॉटिंग जाना, सबका रोल अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग। अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे सवाल आप जाके प्रीवियस ईयर उठाना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सवाल इससे भी बनते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रक्त समूह, इसी के विषय में जानेंगे, फिर आगे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी कलेक्ट करते चलेंगे, ठीक है? देखो, रक्त समूह की गणना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
या हम क्यों जानना चाहते हैं किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? वो इसलिए कि अगर कभी किसी को एक दूसरे का, देखो ब्लड फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है, हम कृत्रिम रूप से तो इसको बना नहीं सकते कि फैक्ट्री में हम ब्लड बना लेते हैं। जब आप ब्लड देने जाते हैं तो आपसे ब्लड ले लिया जाता है, उसके बाद आपको ब्लड दिया जाता है। वही ब्लड आपको नहीं चढ़ाया जाता, या जो आपका संबंधी जाता है वही ब्लड आप में नहीं चढ़ा दिया जाता, कौन सा दूसरा ब्लड चढ़ाया जाता है। लेकिन आपसे ब्लड इसलिए लिया जाता है क्योंकि ब्लड जो है बनाया नहीं जा सकता, तो आपसे जो ब्लड लिया जाएगा उसको वो स्टोर करके रख लेते हैं और फिर ज़रूरत के समय में किसी दूसरे को चढ़ाना होता है तो उसके काम आता है, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है। अब आपके दिमाग में ये ख़्याल आ रहा होगा कि भाई जब दुनिया में सबका ब्लड एक जैसा है तो ब्लड ग्रुप फिर अलग-अलग क्यों है? सबका तो लाल-लाल ब्लड दिखता है, अंतर तो दिखता नहीं है, तो ब्लड ग्रुप सबसे अलग-अलग क्यों हैं? ये भी सवाल आता है। तो ब्लड ग्रुप जो हमारा बनता है दोस्तों, पहले जो शुरुआती चरण में जब साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ये सब प चीज़ें पता ही नहीं चलती थी। किसी का भी खून किसी को चढ़ा देते थे, जो अगर कुछ प्रक्रिया होती थी तो उससे क्या होता था कि व्यक्ति कई बार तो ठीक हो जाता है, कई बार उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो वो समझते थे कि ऐसा क्यों हो जा रहा है कि किसी का ब्लड चढ़ा रहे हैं तो कोई तो ठीक हो जा रहा है, किसी की मृत्यु हो जा रही है। इसका मतलब कि सबका ब्लड जो है सबकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। एक दूसरे के ब्लड ऐसे ही नहीं चढ़ा दिया जाएगा। ब्लड में कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड उसके हिसाब का है तो ठीक है, दूसरे की बॉडी के हिसाब का, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, इसको मतलब कि खोजना फाइंड कर मतलब कि शुरू किया गया। तो उसी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है कार्ल्स लैंडस्टीनर, ठीक है? तो यही व्यक्ति जो है आगे चल के और अपने कोवर्कर के साथ वर्नर नामक इनका व्यक्ति का नाम रहता है। इन्होंने ब्लड ग्रुपिंग की खोज की जिसको एबीओ-आरएस सिस्टम बोला गया। इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग बोला जाता है। बाद में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। ठीक है? तो इन्होंने बताया कि ब्लड में ना बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बताया कि ब्लड में कुछ जो है बहुत सारे प्रोटीन हैं, ठीक है? और प्रोटीन को ही बहुत अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा इन्होंने कि अगर किसी की बॉडी में ये वाला प्रोटीन है, तो हम इसको ये नाम दे देते हैं, ये वाला प्रोटीन है तो ये नाम दे देते हैं। अगर इसमें ये प्रेज़ेंट है तो इसको ये नाम देंगे, अगर इसमें प्रेज़ेंट नहीं है तो इसको ये नाम दे देंगे। इस तरीके से उन्होंने पूरे ब्लड ग्रुप को समझा और बाँटा। उन्होंने ये देखा कि जो इस ब्लड ग्रुप को 4 तरह की कैटेगरी में बाँटा, पूरा का पूरा, क्योंकि उन्होंने ब्लड में 4 तरीके के सैंपल देखे। पहला ये देखा कि एक तो हम रख देते हैं, ए ग्रुप रख देते हैं, दूसरा बी ग्रुप रख देते हैं, तीसरा दोनों में जो दोनों के लक्षण हैं, उसको ए बी कर देते हैं और जिसमें किसी के लक्षण नहीं है, उसको हम ओ कर देते हैं। 4 कैटेगरी में ये बाँटा। साथ में उन्होंने आरएच फैक्टर इसमें देखा कि उन्होंने पहले शुरुआती चरण में देखा कि भाई जब ग्रुप मिला दिए, ग्रुप तो मिल गए 4 तरीके के, लेकिन अभी भी अगर आप किसी को दूसरे को ब्लड देते हैं, तो कुछ लोगों में तो बॉडी एक्सेप्ट कर ले रही, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु अभी भी हो जा रही, तो अब क्या बचा? तो इन्होंने ये देखा कि इसमें एक प्रोटीन जो है और पाया जा रहा, तो इन्होंने सबसे पहले बंदरों में टेस्ट किया। बंदर जो हमारे सबसे करीबी होते हैं मनुष्य के, तो उन्हें बंदरों में जब टेस्ट किया तो पाया कि बंदर में जो है ना, एक एक्स्ट्रा प्रोटीन जो पाया जा रहा है कुछ-कुछ बंदरों में, 90% जैसे 70-80% बंदरों में तो पाया जा रहा। लेकिन जो कुछ बंदर हैं उनमें नहीं पाया जा रहा। तो जो 70-80% बंदर हैं, उनमें एक विशेष जो प्रोटीन पाया जा रहा, वो क्या है आखिर? उसकी वजह से उन्होंने ब्लड में देखा कि उस प्रोटीन की वजह से अगर उन बंदरों का खून उनमें चढ़ाया जा रहा तब तो ठीक है। लेकिन जिसमें बंदर में वो प्रोटीन नहीं है, उसके खून को अगर ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा है एक-दूसरे में, तब वहाँ पे संभावना बनती है कि इस बंदर की मृत्यु हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा? फिर उन्होंने यही प्रयोग मनुष्यों में किया, तो देखा कि हाँ, इसमें भी यही प्रोटीन है। तो फिर एक नई प्रोटीन की खोज की, तो कुछ मनुष्य ऐसे पाए गए जिनमें आरएच जो है आरएच नामक प्रोटीन, क्योंकि उस बंदर का नाम पता था क्या है, जिस बंदर पे ये प्रयोग किया है, उस बंदर का नाम था रीसस मकाक। रीसस मकाय बंदर, ठीक है? तो इसी के नाम के आगे के 2 अक्षर इन्होंने ले लिए, इसी से आरएच नाम दिया और आरएच फैक्टर कहा कि अगर जिस भी बंदर में वो विशेष प्रोटीन, जिस भी मनुष्य में वो विशेष प्रोटीन पाया जाएगा, उसको हम आरएच पॉजिटिव कह देंगे और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको आरएच नेगेटिव कह देंगे। तो जिसमें पाया गया है, दुनिया के कम से कम 70 से 80%, 80 से 85% लोग हैं जिनमें ये आरएच प्रोटीन पाया जाता है और जिनमें नहीं पाया जाता है 15% लोग हैं, कम से कम 15 से 20%, उनको हम बोल देते हैं आरएच नेगेटिव लोग हैं। अब देखो 2 तरीके का कॉम्बिनेशन इधर बन गया, 4 तरीके का कॉम्बिनेशन इधर बन गया, तो इसी से कितने तरीके के ब्लड ग्रुप बन गए? अगर ए है तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए में आरएच पाया जा सकता है, ए में आरएच नहीं पाया जा सकता। बी है, बी में आरएच पाया जा सकता है, बी में आरएच नहीं पाया जा, जिसमें पाया गया उसको प्लस बोल दिया, जिसमें नहीं पाया गया उसको माइनस बोल दिया गया। बी में पाया जा सकता है, बी में नहीं पाया जा सकता। ए बी में पाया जा सकता है, ए बी में नहीं पाया जा सकता। ए बी ओ में पाया जा सकता है, ओ में नहीं पाया जा सकता। तो 8 तरीके के ब्लड ग्रुप बन गए ना।
ठीक है, तो यही बातें इन्होंने बताई। अब एक-एक करके हम समझते हैं कि ये ब्लड ग्रुप जो है हमारा डिसाइड कैसे होता है कि किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा, वो कैसा होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। देखो, मैंने आपको शुरुआती क्लास में ही बताया कि हाँ, जब बच्चा जब पैदा होता है, जब आरबीसी बता रहा था, डब्ल्यूबीसी बता रहा था, कुछ भी जो ब्लड बता रहा शुरुआती क्लास में, तो उसमें मैंने ये बताया कि जब कोई बच्चा होता है, तो ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हो जाएगा तब उसके खून बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है, भ्रूण में रहता है, 9 महीने पेट के अंदर रहता है, तभी से उसके जो ब्लड है, उसका खून है जो बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि शुरुआती चरण में जो स्प्लीन है और जो लीवर है, उनमें खून बनता है। और बड़े होने के बाद हमारी जो जो बोन मैरो है, उसमें बनता है। 9 महीने के बाद। तो जब बच्चा पेट के अंदर है तभी खून बनना शुरू हो गया, तो ये डिसाइड हो रहा जन्म के पहले से। तो जिस तरीके का माँ-बाप का डीएनए होगा, जिस तरीके का माँ-बाप का जीनोटाइप होगा, जिस तरीके का सब कुछ माँ और बाप का होगा, उसी तरीके की संभावना होती है कि बच्चे का हो। तो ब्लड ग्रुप जो होता है, ये हमारा जो है पहले से ही डिसाइड होने लगता है, हमारे पैदा होने से पहले का। तो ठीक है, तो ये हम सब इतना आप मोटा-मोटा रखो, अभी बता रहा कि इसका यूज़ क्या है। देखो, अब जो है ब्लड में 2 तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया। ब्लड में एक प्लाज़्मा पाया जाता है, तरल भाग, और दूसरा ठोस भाग आरबीसी है। तो हम डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को इसलिए नहीं ले रहे कि जिसका ब्लड ग्रुपिंग में रोल है उसी को हम लेंगे, बाकी ब्लड में तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। किन चीज़ों से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ये हमको समझना है। तो आरबीसी और प्लाज़्मा 2 चीज़ मिल के जो है ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। उसमें मेन रूप है, मेनली जो है आरबीसी जो हमारी ब्लड ग्रुप में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, वही डिसाइड करती है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन-सा होगा। और ये जो आरबीसी है या जो खून है, ये हमारे पैदा होने से पहले बनने लगता है माँ-बाप के शरीर के अंदर। जब माँ के पेट में रहते हैं तब हमारा ये ब्लड ग्रुप बनने लगता है, ब्लड खून बनने लगता है। डीएनए की ब्लड सबका अलग इसलिए क्योंकि सबका डीएनए अलग होता है। ठीक है? ये भी दिमाग में रखना। तो जब यहाँ से बनने लगा तो वहीं से हमारा डिसाइड होने लगता है। तो देखो, 2 भाग है, आरबीसी है और प्लाज़्मा है। तो आरबीसी की जो संरचना मैंने आपको बताई थी कि इस तरीके की बाइकॉन्वेक्स शेप का आरबीसी की संरचना होती है, और इसी की सतह पर ना, आरबीसी की सतह के पर बहुत सारे जो है प्रोटीन जैसे चिपके रहते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं आरबीसी में। और ये जो आरबी प्रोटीन होते हैं, इनको बोलते हैं एंटीजन, या सरफेस पे है तो इसको बोलते हैं सरफेस एंटीजन। और यही सरफेस एंटीजन सारा कुछ डिसाइड करते हैं। वो कैसे डिसाइड करें वो भी हम समझेंगे। और ये सरफेस एंटीजन वैसे होते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स का होता है, क्योंकि ये जो है सतह जो है खून बनने की प्रक्रिया, आरबीसी बनने की प्रक्रिया हमारे जन्म से पहले से शुरू हो जाती है। तो पेट के अंदर है तो जिस तरीके से माँ बाप का डीएनए मतलब कि जो डीएनए होगा उसी तरीके का हमारा डीएनए हो जाता है। माइन्यूट लेवल पे बहुत थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन उस नॉर्मली 99% उसी तरीके का ही रहता है। तो खून भी हमारा उसी तरीके का रहता है जिस तरीके का हमारे माँ बाप का रहता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। और यही एंटीजन आगे चल के पूरे के पूरे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। ठीक है, एक तो एंटीजन हमको मिल गया। अच्छा देखो, दूसरा चीज़ पे आओ। दूसरी चीज़ में जो है, दूसरा जो हम मैंने बताया आपको प्लाज़्मा। यहाँ पे प्लाज़्मा बताया, एक तो आरबीसी से एक चीज़ हमने पा ली एंटीजन। अब प्लाज़्मा है, इसमें क्या होता है? प्लाज़्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। इसको प्रतिरक्षी बोलते हैं, जो आरबीसी में उपस्थित एंटीजन के विपरीत होती है। देखो, जैसा हमारा आरबीसी में एंटीजन पाया जाएगा, उसके जस्ट उल्टा जो है प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाएगी। उन्होंने इसको जो बाँटा वो कैसे बाँटा? उन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें 4 तरीके के एंटीजन पाए जा रहे हैं। ए टाइप का, बी टाइप का, एबी टाइप का और ओ टाइप का। जिसमें ए एंटीजन है उसको हम एक ब्लड ग्रुप कह देंगे, जिसमें बी एंटीजन है उसमें बी, मतलब देखिए कि वो ऐसा नहीं है कि नाम ही ए बी था। उन्होंने खुद दिया ए बी नाम। देखा कि 4 कैटेगरी में पाया जा रहा है। एक तरीके का ये एक तरीका है, दूसरे तरीके का है और एक दोनों के मिक्स तरीके का है। एक जो है कुछ प्रोटीन है इसमें है ही नहीं, तो उसको बोल दिया उन्होंने ओ। तो जिसमें ए जो एंटीजन नाम रखा उन्होंने, जिसमें ए एंटीजन पाया जा रहा है उसको बोल दिया उन्होंने ए ब्लड ग्रुप। जिसमें बी एंटीजन पाया जा रहा है उसको बी ब्लड ग्रुप, और इसको सबको कैपिटल लेटर से मतलब कि बताया उन्होंने। और जिसमें ए बी जो एंटीजन पाया जा रहा है उसको ए बी ग्रुप बोल दिया, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा उसको ए ओ ग्रुप बोल दिया। इसमें जो है एंटीजन किसी भी तरीके का नहीं पाया जा रहा। ठीक है, ये दिमाग में रखना, नील है। अब ये बताया उन्होंने कि ये तो एंटीजन हो गए, और फिर उन्होंने एंटीबॉडी बताई कि ये तो पाया जाने लगा आरबीसी की सतह पर, लेकिन जो एंटीबॉडी एंटीबॉडी लेकिन आपका जो प्लाज्मा है ना, उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी
प्लाज्मा में भी जो है कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको एंटीबॉडी बोलते हैं, और ये जो है एंटीजन के विपरीत होते हैं, और इसको इन्होंने स्मॉल लेटर में डिनोट किया। ए का उल्टा क्या होगा इसके हिसाब से, देखो ए का उल्टा बी, तो इसमें बी एंटीबॉडी पाई जाने लगी, ठीक है, ए वाले में, और बी में ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब ये जो ए बी है ना, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि इसके अपोजिट वाला पाया जाना चाहिए। अब अपोजिट वाला पाया जाए, तो ए बी है अगर, तो इसके अपोजिट अगर ए लेते हैं तो ये बी वाला मार देगा। अगर बी ए लेते हैं तो सेम तरीके का नहीं हो सकता, ये समझो आप। तो कोई भी अपने सेम एंटीबॉडी को मार देगा, ठीक है दिमाग, अगर ए है और ए तरीके की एंटीबॉडी है तो उसको मार देगा, उल्टा उल्टा वाला लेगा। तो इसमें दोनों है, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि भाई ये एंटीबॉडी एक तरीके की सिक्योरिटी गार्ड है, और हमेशा जो अपने तरीके का होता है, जो अपने तरीके का एंटीबॉडी होगा उसको लेगा, लेकिन एंटीजन जो उसके तरीके का होगा उसको नहीं लेगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। और वो जो होगा इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो इसमें दोनों एंटीबॉडी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये एक तरीके का एंटीबॉडी जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो किसको आने देगा किसको नहीं आने देगा वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि उसके उल्टा तरीके का जो है एंटीबॉडी पाया जाता। अब देखो अब इम्पॉर्टेंट अब क्या बचा समझना। अब हमारे लिए समझना ये बचा कि एक दूसरे का हम ब्लड देते हैं तो किस तरीके से देते हैं। देखो अगर हमारी बॉडी के हिसाब का है जो ब्लड है वो तब तो ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी के हिसाब का नहीं है तो वो ठीक नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तो जो बॉडी के हिसाब का है उसको तो बॉडी बोलती है सेल्फ, और जो बॉडी के हिसाब का नहीं है उसको बोलती है नॉन सेल्फ। तो पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप जो है इसी सिद्धांत पे आधारित है, सेल्फ और नॉन सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी के हिसाब का जो होगा उसको तो ले लेगी, और जो बॉडी के हिसाब का नहीं होगा उसको नहीं ले पाएगी, और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए देखा गया कि भाई कुछ को चढ़ाया गया तो वो तो जिंदा बच जा रहा, कुछ को चढ़ाया जा रहा उसकी मृत्यु हो जा रही। तो बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही, तो बॉडी देख रही कि ये सेल्फ है, हमारी बॉडी के हिसाब का है कि बॉडी के हिसाब का नहीं है। तो यहीं से निकला ब्लड ग्रुप हम देखेंगे, जिस बॉडी के हिसाब का जो होगा उसको चढ़ा देंगे, और जिस बॉडी के हिसाब का जो नहीं होगा उसको नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। और आगे देखो यहीं से एबीओ सिस्टम जो है जन्म लेता है, और इन्होंने फिर यहाँ पे जो चीज़ें बताई उसको थोड़ा सा पढ़ लो, फिर आगे की चीज़ें हम समझते हैं। ए जो है बी को देने पर नॉन सेल्फ हो जाएगा, ए जो है अब बी को देगा अगर ए, तो ये नॉन सेल्फ हो जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी के हिसाब का है नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो होता है जो ब्लड ग्रुप है जैसे ए है तो उसका एंटीबॉडी बी ही होना चाहिए। अगर एंटीबॉडी दूसरा अगर बी को चढ़ा देंगे तो ए होगा, और सेम तरीके का नहीं होना चाहिए, हमेशा इसका उल्टा होना चाहिए। ए के साथ जो भी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए तो उसकी एंटीबॉडी जरूर बी हो, ए मतलब कि बी हो, ए तो हो ही नहीं सकती। ए चढ़ाया जाएगा तो खून का थक्का जम जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा, और बी अगर चढ़ाया जा रहा है तो उसका जो एंटीबॉडी हो वो ए होना चाहिए, बी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ए को अगर बी देने पर नॉन सेल्फ होगा। अगर सेल्फ कब होगा? जब इसमें ए को बी को दिया जा रहा ना, तो बी को दिया जा रहा तो उसके पास जो आना चाहिए एंटीबॉडी जो आना चाहिए वो ए आना चाहिए, और ए जो दे रहा वो बी ही दे रहा, तो बी से बी का रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन हो जाने से बी एंटीजन को एंटीबॉडी मार देगी, ठीक है, और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। दिमाग में ये रखना, ठीक है। उल्टा हम लोग नहीं चढ़ा सकते। जो एबीओ प्रणाली में रक्त समूह का वर्गीकरण आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। एबीओ प्रणाली में दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए होता है और बी होता है। यह दो एंटीजन चार रक्त समूहों का निर्धारण करते हैं, ए बी एबीओ, ए बी और ओ, ठीक है। एंटीजन जो होते हैं रासायनिक रूप से ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये सारा कुछ हमने समझ लिया। अब देखो जब ब्लड एक दूसरे को दिया जाता है तब वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होती है यही बताने की कोशिश है, ठीक है। देखो ब्लड ग्रुप मैंने आपको बता दिया कि चार तरीके का होता है, ए बी और ओ। इसमें एंटीजन किस तरीके का? सेम तरीके का एंटीजन भी आपको बता दिया। ए में ए बी और ओ में कोई एंटीजन नहीं है। जब यहाँ पे देखा उसका उल्टा एंटीबॉडी पाई जाती है, और जिसमें दोनों एंटीजन है तो जो देखिएगा एंटीबॉडी इसमें कोई भी नहीं पाई जाएगी, और जो ओ है इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी, ठीक है। ये सारा कुछ आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर और डोनर अभी थोड़ा बाद में समझा दूंगा, नहीं तो अभी कंफ्यूज होगा। बस इतना समझ लो कि ए बी को जो है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, तो किसी को भी अंदर आने दे सकता है क्योंकि इसके पास सिक्योरिटी गार्ड है नहीं। इसके पास बी सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब कि बी सिक्योरिटी गार्ड तो बी को नहीं आने देगा और ए को ही आने देगा, ठीक है। और जो एक ब्लड ग्रुप को, और इसके पास ए सिक्योरिटी गार्ड है तो ये ए को नहीं आने देगा, बी को ही आने देगा, ए अपने सेम तरीके की एंटीबॉडी को नहीं आने देगा।
और जो नील है ए बी है, इसके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सबको आने देगा। इसके बाद दोनों सिक्योरिटी गार्ड है, ये आने सब किसी को नहीं देगा लेकिन जाएगा सब जगह, तो ये यूनिवर्सल डोनर हो जाता है वो। अभी बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, जो ब्लड ग्रुप होता है कैसे किसी को दिया जाता है, कैसे किसको लिया जाता है, ये सब कुछ आपको बताता हूँ। उसके बाद हम RH फैक्टर बताएंगे, ठीक है। देखो, 4 तरीके के मैंने ब्लड ग्रुप बता दिए, ए बी और ओ। एंटीजन बी ए बी, ये ए बी है, ठीक है, और इसमें एंटीजन कोई भी नहीं। एंटीबॉडी में बी है उल्टा, इसका ए, इसमें कोई भी नहीं, इसमें ए बी, ठीक है। इतना आप सब यहाँ तक समझ सकते हैं, समझ गए हैं। अब देखो कि ये है कि कौन सा ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है, किसको ब्लड नहीं दे सकता, अब उसको हमको समझना है। तो ये टेबल आप यहाँ से समझ लो, जो मैं आप टेबल बना के बता रहा आपको, 1 मिनट। हाँ देखो, अब थोड़ा सा बताऊंगा तो आपकी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। एक तरफ तो लिख लो ग्राही, अब एक तरफ लिख लो डोनर कि कौन दे सकता है, और ग्राही का मतलब कौन ले सकता है। तो ग्राही में भी वही चारों लिख लो, ए बी और ओ। और डोनर में भी वही लिख लो, ए बी और ओ। तो ये मैंने आपको मतलब कि कैटेगरी बता दी, ठीक है। देखो, अब कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, ये सारा कुछ यहीं से हमारा डिसाइड हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप बताओ, ए की बात कर लेते हैं पहले। ए जो है किसको दे सकता है, ए को दे सकता है कि नहीं। हमेशा अपने देखो, ए को देने के लिए ना उस व्यक्ति के पास बी एंटीबॉडी होनी चाहिए, ए एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। तो ए किसको दे सकता है, ए अपने अपोजिट वाले को दे पाएगा, क्योंकि इसके पास बी एंटीबॉडी है, तो ए को दे सकता है। बी जैसे ए बी को दे सकता है कि नहीं, क्योंकि इसके पास ए एंटीबॉडी सेम तरीके का हो जाएगा, तो नहीं दे सकता। अब देखो, ए जो है ए बी को दे सकता है कि नहीं, ए बी को, आप बताओ, ए बी को दे सकता है कि नहीं। तो क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी है वो ए भी है बी भी है, तो ए क्या करेगा, ए से एक कंफ्यूजन हो जाएगा एंटीबॉडी का, लेकिन बी जो है ना, कम से कम बी दो है, ये ए के अपोजिट जो बी है, जो बी एंटीबॉडी है, एंटीजन है, ये क्या करेगा, कम से कम ये आने देगा। तो ये, क्योंकि इसके बाद दोनों है, ए तो रोक देगा लेकिन बी इसको आने देगा, इसलिए जो बी ए बी है उसको ए ब्लड ग्रुप दे सकता है। अब इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसको ये लोग नहीं दे सकते, ठीक है। तो ए जो है ए को दे सकता है, और बी को नहीं दे सकता, ए बी को दे सकता, इसी तरह से ओ को नहीं दे सकता। बी किसको दे सकता है, ए को नहीं दे सकता। सेम तरीके की बात है, बी को दे सकता है, ए बी को हाँ दे सकता है, क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो बी उसको दे सकता है, ठीक है। एंटीबॉडी यहाँ पे है ही नहीं, नील है एंटीबॉडी। और जो बी है ओ को, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, तो इसको नहीं दे सकता। दिमाग में ये रखना है, क्योंकि इसके पास जो ए बी है, ए दे पा रहा था, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी थी ही नहीं। देखो, एंटीबॉडी कहाँ है, बी के पास, और ओ के पास जो है दोनों एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी से डिसाइड हो रहा कि वही, अगर वही तो मारती है कि किसको दिया जाएगा तो कौन मर जाएगा। ओ के पास दोनों एंटीबॉडी है, तो ये दोनों नहीं दे सकते। अब ए बी के पास आओ, ए बी क्या ए को दे सकता है, क्योंकि ए के पास बी एंटीबॉडी है, तो एक है कम से कम, तो वो रोक देगा। तो ए बी एक को नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पास, ए के पास कौन सी एंटीबॉडी, ए है, और ए बी के पास दोनों है। तो जैसे इस पे मतलब कि कोई एंटीबॉडी इस ए नहीं है, लेकिन ए बी जो ग्रुप है उसके अपोजिट तो हो जाएगा। ए के लिए बी, ए के लिए ए नहीं चाहिए, बी के लिए बी नहीं चाहिए। तो इसमें जब दोनों में जो है ये ए और बी ग्रुप है, तो यहाँ पे जो ए बी आएगा वो ए को भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। और बी को भी नहीं दे पाएगा, सिर्फ ये अपने ग्रुप को दे पाएगा। और ओ के तो दे ही दे पाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी हैं। इसी तरीके से ओ ग्रुप है, ये किसको दे पाएगा, ए को हाँ दे देगा, क्योंकि ए के पास, इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं ओ के पास, ठीक है। मतलब कि दोनों एंटीबॉडी है और एंटीजन इसके पास है ही नहीं, तो ये किसी को भी दे सकता है। बी को हाँ दे देगा, ए बी को हाँ दे देगा, ओ को भी, अब को तो देगा ही। तो इस तरीके से अब देखो कि ए जो है किसको किसको दे पाया, ए जो है ए को दे पाया और ए बी को दे पाया, तो ये सही है। और जो बी है वो किसको दे पाया, बी जो है दे पाया बी को और ए बी को, ये देखो। और जो ए बी है वो किसको दे पाया, सिर्फ ए बी को। इसके ओ किसको दे पाया, सब को दे पाया, इसीलिए ओ को सार्वत्रिक डोनर कहते हैं। अब ले किसको एक्सेप्ट कर पाया, ठीक है, ये मतलब कि एक्सेप्ट ग्राही हैं। डोनर देखो, ये जो है किसको दे, मतलब कि किससे ले सकता है, डोनेट कर सकता है, ये तो हम समझ गए। किससे ले सकता है, ए किससे ले सकता है, ए देखो यहाँ पे जो ये है। अब इस पे ए पे आओ, ये किससे लिया, देखो इस पे देखो, यहाँ पे ये वाला किससे लिया, एक तो ए से लिया और दूसरा ओ से लिया। तो ए और ओ से ले सकता है। बी किससे ले सकता है, एक तो देखो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है।
और ए बी किससे ले सकता है? देखो सबसे ले सकता है। और ओ देखो किससे ले सकता है? सिर्फ ओ से ले सकता है। तो जब ए बी जो है सबसे ले सकता है, इसीलिए ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। और जो ओ है ये सबको दे सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब मैं समझ रहा कि आप लोग यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। और कहीं भी कंफ्यूजन हो, बहुत आसान है यार, मैसेज करके पूछ लेना, ज़्यादा कठिन चीज़ें ये है ही नहीं। ठीक है, अब देखो कुछ नोट है वो समझ लो, फिर हम आरएच फैक्टर को समझते हैं। रक्त के आदान प्रदान में जो एंटीजन एंटीबॉडी का विश्लेषण कर जो उसके अनुरूप रक्त समूह है के समूह के बीच ही रक्त का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, अन्यथा व्यक्ति के शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी की अफ्रीया के फलस्वरूप रक्त का थक्का जम जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डोनर का एंटीबॉडी एक्सेप्टर के बॉडी पे काम नहीं करता है, वही चीजें जो मैं आपको बता रहा था। अब आ जाओ दूसरा जो होता है एंटी मतलब कि आरएच फैक्टर, जो मैंने आपको बताया कि रीसस मकाक नामक एक बंदर पे इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने ये पाया कि जो मतलब कि जो बंदर है उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है और वही प्रोटीन आगे चल के मानव की बड़ी प्रजाति में पाया गया। मैं सारा कुछ बता चुका हूँ, तो अब केवल पढ़ लो। लैंड स्टीनर एवं वर्नर द्वारा रीसस मकाक नामक बंदर के रक्त में प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को देखा गया, जो बाद में एक बड़ी मानव प्रजाति के प्लाज्मा में भी देखी गई। इस प्रोटीन को आरएच प्रोटीन कहा जाता है। अब ये मैंने बताया कि आरएच प्रोटीन कितने तरीके की, दो तरीके के जिसमें प्रेजेंट है उसको आरएच पॉजिटिव कह देंगे। 80 से 85% पॉपुलेशन में ये होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी और ओ पॉजिटिव। ठीक है। और दूसरा आर एच जिसमें नहीं है वो आर एच निगेटिव हो जाएगा। 15 से 20% लोग होंगे ऐसे, इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ठीक है। अब फिर जब आदान प्रदान किया जाता है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ ब्लड ग्रुप ही ना मैच हो, उनका एंटी जो आर एच फैक्टर वो भी मैच होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही दे सकता है, मतलब कि ए वाला ए को ही दे सकता है, जो अभी हमने पढ़ा कौन किसको दे सकता है। साथ में उनका जो है आर एच फैक्टर भी मैच होना चाहिए। कौन किसको दे सकता है वो तो हम और आगे देखते हैं। ब्लड आदान प्रदान करते समय ध्यान रखेंगे दोनों का एंटीजन मैच होना चाहिए। ए के साथ ए एंटीजन होना चाहिए, बी के साथ बी एंटीजन होना चाहिए। एंटीबॉडी उसका उल्टा होती है। ठीक है। और साथ ये ध्यान में रखना चाहिए पॉजिटिव वाले के ग्रुप को पॉजिटिव दिया जाए और निगेटिव वाले को निगेटिव दिया जाए, क्रॉस नहीं दिया जाए। क्योंकि होता क्या है देखो, अब देखो ये समझो, जो आर एच फैक्टर है, मान लो कि ए पॉजिटिव वाला, ए कोई ग्रुप ले लिया, तो आर एच जो ए पॉजिटिव ग्रुप है, ए को पॉजिटिव बनाओ तो ए पॉजिटिव क्या करेगा, ए निगेटिव को कितनी भी बार दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ए पॉजिटिव जो पॉजिटिव ग्रुप है वो मतलब नहीं, ए जो ए निगेटिव है, मान लो ए निगेटिव को कितनी बार दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से ए अगर निगेटिव है और वो ए पॉजिटिव को देना चाह रहा है तो कितनी भी बार दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव को देना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। 3 तरह के मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देने पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर किसी का ए पॉजिटिव है, ये बी कोई भी रख लो, इसमें पॉजिटिव भी मैं ए रख के बता रहा, और वो अगर ए निगेटिव को देता है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो एक बार तो दे सकता है तब तक, क्योंकि उसके यहाँ एक निगेटिव का मतलब है कि आर एच प्रोटीन नहीं है, एंटी वो इस तरीके का जिसके बॉडी में आर एच प्रोटीन नहीं जिसको दिया जा रहा। लेकिन जैसे ही ए पॉजिटिव देगा तो उसके बॉडी में पहली बार देते देते जैसे देगा तो बॉडी को तो पता नहीं कि क्योंकि इसके बॉडी में आर एच प्रोटीन है नहीं, तो जो पहली बार देगा ना तो उसमें टाइम लगेगा। तो पहला जो बच्चा होगा या पहली बार जब खून दिया जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो एक बार जो है ये खून दे सकता है। लेकिन अब इसके शरीर में बन चुके उसके प्रति ए पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी, तो अब एंटीबॉडी बन के तैयार है। दोबारा अगर ए पॉजिटिव ने ए निगेटिव को दिया तब इसकी ए निगेटिव की मृत्यु हो सकती है, खून का थक्का जम सकता है। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव वाला निगेटिव को सिर्फ एक बार दे सकता है, एक से अधिक बार देने पर जो है निगेटिव वाले की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति में आरएच के प्रति एंटीबॉडी पहले से थी नहीं, थक्का जम जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। और निगेटिव वाला पॉजिटिव को अनलिमिटेड बार दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ब्लड प्रैक्टिस है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव वाले 80 से 85% हैं और निगेटिव वाले तो पहले से ही कम है। तो क्योंकि दुनिया में निगेटिव वाले बहुत कम है, इसलिए हम ये नहीं करते, पॉजिटिव वाले को ही पॉजिटिव दे देते हैं। निगेटिव वाले से क्यों दिलवाओ भाई, पहले ही कम है, इनसे दिलवाओगे तो ये कम बचेंगे, फिर इनके लिए खून जब जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव वाला इनको दे नहीं पाएगा, तो इनके वाले निगेटिव ही चाहिए। तो निगेटिव वाले से मत दिलवाओ, निगेटिव वाले को स्टोर कर के रखो, इसलिए क्योंकि जब निगेटिव वाले को जरूरत हो तब निगेटिव वाला ही दे पाता है, पॉजिटिव नहीं दे पाता। पॉजिटिव वाले तो दुनिया में बहुत सारे हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ओ पॉजिटिव जो है सिर्फ अपने ओ पॉजिटिव को ही दे पाता है, लेकिन जो ओ निगेटिव है यही जो है सबको दे पाता है।
तो दिमाग में ये रखना कि जिसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ना, दरअसल वो जो नेगेटिव है ना वही यूनिवर्सल डोनर है, ना कि वो पॉजिटिव। तो अगर कोई आप सड़क एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि बिना ब्लड ग्रुप चेक किए अगर हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड ग्रुप टेस्ट करने में टाइम लगता है, तो हम ओ नेगेटिव वाला इसको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ओ नेगेटिव दुनिया में किसी को भी दिया जा सकता है। इसीलिए ओ नेगेटिव को वास्तविक रूप से यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। दुर्लभ ग्रुप है ये, एक्सीडेंट के समय बिना जांच किए दिया जा सकता है, और इसको अगर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ इसको ओ नेगेटिव ही दे पाएगा। ओ पॉजिटिव एक बार दे पाएगा, दोबारा इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ओ नेगेटिव चाहिए। इसीलिए ओ नेगेटिव जिनका ब्लड ग्रुप है वो रेयर होते हैं, और कहा जाता है कि आप लोग एक्सीडेंट से बच के रहो, क्योंकि आपके लिए ब्लड ग्रुप इकट्ठा करना, उस तरह का ब्लड इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि ओ पॉजिटिव ग्रुप अपने ग्रुप को तो देगा ही, लेकिन अन्य को सिर्फ एक बार दे सकता है, अन्यथा रिसेप्टर की मृत्यु हो जाएगी। दिमाग में ये रखना, ठीक है। अब ओ नेगेटिव वाले दुनिया में बहुत कम है, क्योंकि जब इन्हें खून की ज़रूरत पड़ेगी तो इनके सामने दो बाधाएं हैं। उसका खून चाहिए जिसमें एंटीजन ना हो, मतलब ओ नेगेटिव में एंटीजन नहीं है ना, तो ओ में तो एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, एंटीबॉडी है दोनों। और साथ में ये भी होना चाहिए कि उसमें कोई ओ आर एच प्रोटीन ही ना हो। तो ओ नेगेटिव में आर एच प्रोटीन नहीं होती, ओ पॉजिटिव में आर एच प्रोटीन होती है। तो ये दोनों चाहिए, तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग बच के रहा करो भाई, जिसका ये तरह के ग्रुप है। ओ ग्रुप को जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी दिमाग में रखना, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या बचा है, क्योंकि मेरा मुंह दर्द करने लग गया अब। चलो इसको यहाँ तक समझ लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को मतलब कि अगली क्लास में करेंगे। बायोलॉजिस्ट किस शादी को सही नहीं मानते, आइडियल नहीं मानते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा जो पुरुष और महिला जिनका ब्लड ग्रुप किसी खास टाइप का हो, तो जिसको बायोलॉजिस्ट सही शादी नहीं मानते, क्योंकि इससे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे को या उस बच्चे के शरीर को खतरा रहता है, तो वो समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेल है और फीमेल है, दो लोग हैं, अब इनकी शादी होती है। अगर जो मेल है उसका रक्त आर एच निगेटिव है, तो और महिला है उसका आर एच निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर एच निगेटिव पुरुष है और आर एच पॉजिटिव जो फीमेल है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मैंने बताया सेम वही चीज़ें हैं। आर एच पॉजिटिव मेल है तो आर एच पॉजिटिव अगर महिला है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अगर आर एच पॉजिटिव जो है मेल है और आर एच निगेटिव महिला है, तब तो एक बार जो उसका बच्चा होगा ना, पहला बच्चा होगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उस बच्चा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है एंटीबॉडी बनने में, तब तक वो पहला बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जब तक अगर दूसरे बच्चे के लिए ये सब कोशिश की गई, तो एंटीबॉडी बन के तैयार है, और जैसे ही आर एच पॉजिटिव का खून जो है मतलब कि माँ के गर्भ में जाता है, उस बच्चे के लिए बनना शुरू होता है, तो वो खून क्या करता है, उसके लिए एंटीबॉडी बन के तैयार है, और वो फीटस में ही उस व्यक्ति की या उस बच्चे की मृत्यु मार देता है। जो क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पहले से, इसमें आर एच प्रोटीन है ही नहीं इस महिला में, और लेकिन ये जो मेल है वो आर एच प्रोटीन दे रहा। तो पहली बार क्या होगा कि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा, तो पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अब इसके शरीर में, महिला के शरीर में एंटीबॉडी बन के तैयार है आर एच प्लस के प्रति, कि अगर आर एच प्लस आएगा तो उसको मैं मार दूंगा। तो जैसे ही आर एच प्लस आता है, दोबारा बच्चा जो दूसरा बच्चा होने की प्रक्रिया होती है, तो उसके दौरान इसके पास एंटीबॉडी बन के तैयार होता है, और जैसे ही आर एच पॉजिटिव को पाता है, ये तुरंत उसको मार देता है। तो इसी को बोलते हैं इरिस्टोब्लास्टिस फोइटेटिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोटिस फोइटेटिस, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, फोइटेटिस, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, इस रोग को ये कहते हैं, एक तरीके का ये रोग है, क्योंकि इसमें गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। मेल अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और फीमेल अगर नेगेटिव है, तो जो कॉम्बिनेशन बचता है, जो प्लेसेंटा बनेगा या जो बच्चा बनेगा, बेबी होगा, 99% चांस है कि उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप हो वो आर एच पॉजिटिव हो। और ये आर पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव पे डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि ज़्यादा यही पाए जाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव होने के चांस, और जैसे ही पॉजिटिव होगा तो पहला बच्चा तो ठीक है, लेकिन दूसरे बच्चे की मतलब को मृत्यु हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब मतलब कि पहले बच्चे के दौरान तो बेबी कंसीव कर लेगी माँ, क्योंकि जो वो मदर के जब ब्लड में आर एच पॉजिटिव जाएगा, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव हो जाएगा, और वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। लेकिन ये सब होने में पहली बार में टाइम लगता है, और तो फर्स्ट बेबी की डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, उसमें रिस्क नहीं होगा। लेकिन अगर दोबारा पॉजिटिव जाता है गर्भ में, तो एंटीबॉडी उस पर हमला कर देंगी और उसको मार देंगी। इसी को एरिथ्रोब्लास्टोटिस फोइटेटिस कहते हैं, ठीक है, फोइटिलिस या तो फोइटेटिस कहते हैं, ठीक है। दिमाग में ये रखना।
अब इसको सारा कुछ पढ़ दो। अगर किसी RH पॉजिटिव पुरुष के साथ भी RH माइनस नेगेटिव महिला से होती है तो उसके बच्चे RH पॉजिटिव होंगे। प्रथम बच्चे के जन्म के समय बच्चे का RH पॉजिटिव रक्त माँ के RH नेगेटिव रक्त के संपर्क में आएगा। फलस्वरूप माँ के शरीर में RH के प्लस एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। तब तक प्रथम बच्चे की जन्म की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। दूसरे गर्भाधान के से में पहले से बन चुके RH एंटीबॉडी माँ के शरीर में बच्चे के रक्त में प्रवेश कर जाएगा। बच्चे का शरीर एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया होगी शरीर में और रक्त का थक्का जमने से जो गर्भस्थ शिशु है उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसका जो नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। ठीक है। उपाय क्या है इसका? अब देखो समय समय पर उस महिला को अगर RH वैक्सीन लगाई जाए जो एंटीबॉडी होती है, अगर सब समय समय पर RH पॉजिटिव लगाई जाए या RH वैक्सीन लगाई जाए तो क्या होगा, इससे एंटीबॉडी उसके शरीर में बनेंगे नहीं और बच्चे की लाइफ को कोई खतरा नहीं होगा। अब तो उपाय कर लिए गए। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। देखो 35-40 मिनट का वीडियो बन गया है। अब मेरा बोलने में भी दिक्कत आ रही है, आप खुद ही समझ रहे होंगे। तो अभी बाकी क्लासेस हम अगले वीडियो में कर लेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि अगर माँ बाप हैं तो जो बच्चे की कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना बनती है, ये सारी चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम लिम्फ देख लेंगे और जैसे लिम्फ देखेंगे तो हमारा ये जो लिम्फ मतलब कि जो कनेक्टिव टिश्यू वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मस्कुलर टिश्यू को देख लेंगे और उसके बाद हम नर्व टिश्यू जो होता है वो देख लेंगे और उसके बाद हमारा जो टिश्यू वाला सिस्टम वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार प्लांट टिश्यू देख लेंगे, उसके बाद हम आएंगे न्यूट्रिशन पे और न्यूट्रिशन के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसमें न्यूट्रिशन में ही हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जो कार्ब्स होते हैं वो देखेंगे, लिपिड देखेंगे, जो फैट होते हैं, प्रोटीन देखेंगे। ठीक है, विटामिन देखेंगे, जो सबसे सवाल आते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा कुछ अच्छे से हम लोग समझेंगे और उसके बाद न्यूट्रिशन में ही डाइजेस्टिव जो प्लांट में न्यूट्रिशन होता है वो समझेंगे। उसके बाद जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो समझेंगे। कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, स्टेप बाय स्टेप करूँगा। बस थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एक बार पढ़ाऊँगा तो ढंग से पढ़ाऊँगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहो, क्योंकि अगर इस क्लासेस को आप देख लेते हैं तो फिर आपको दुनिया में कोई क्लासेस देखने की ज़रूरत कम से कम जो आपके एग्जाम है उनके लिए तो ना ही पड़े। इस तरीके से पढ़ाता हूँ मैं आपको। 9667305679 पे मैसेज करके PDF ले लेनी है, सामने रख के सुन लेना, एक बार में सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और ये सारी वीडियो आप हिंदी मीडियम UPSC एंड स्टेट पीसीएस नाम का यूट्यूब चैनल है वहीं पे देख रहे हैं। ठीक है, देखो कितनी मेहनत कर रहा भाई, मुंह खराब है उसके बाद भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा। तो आप लोग थोड़ा सा इतना हेल्प जरूर कर सकते हैं कि जो अपने दोस्त हैं, जो अपने मित्र हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करके बता सकते हैं कि एक हिंदी मीडियम नाम का चैनल है जहाँ पे मतलब कि टॉपिक वाइज और क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इससे क्या होगा, अगर फॉलोअर जैसे फॉलो कर सब्सक्राइब करते हैं लोग, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं। थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर दिया करो वीडियो में, जितने लोग भी देखते हैं, जिससे थोड़ा रीच बढ़े यार। क्योंकि रीच बढ़ेगी तो फिर मेरा भी तो मन करना चाहिए वीडियो बनाने का, उस तरह का मोटिवेशन आना चाहिए। यही नहीं करते हो आप लोग। लाइक कर दो, कमेंट कर दो जितना पॉसिबल हो कि कैसा वीडियो आपको लगता है। जितने भी लोग हैं सबसे कह रहा कि सब लोग इसमें वीडियो में हर वीडियो में जाके कमेंट तो कर ही सकते हैं। और फिर अगर अच्छा लगता है आपको तो दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। इतना ज़रूर करिए आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आप लोग फ्री में सब कुछ देता हूँ इतना भी सपोर्ट नहीं करते ना, तो फिर लगता है कि फ्री में ना दो। बहुत गुस्सा भी आती है मुझे कि इतना कोशिश करता हूँ उसके बाद भी लोग कहते हैं, लगता है कि फिर PDF को पेड ही कर दूँ, जिसको देखना होगा देखा। जब कोई किसी को मतलब ही नहीं है आपसे तो फिर मैं भी वही काम करूँ, क्योंकि इसमें जो पेज खरीदता हूँ इतने महंगे महंगे पेज आते हैं, पेन से वो लिखना, उसको स्कैन कराना और थंबनेल बनवाना, सब में पैसा लगता है। आपको इतना आसान नहीं है वीडियो बनाना। आप एक दिन करके देखेंगे तो आपको आइडिया खुद लग जाएगा, दूसरे दिन से बंद कर देंगे। इतनी सारी मेहनत लगती है, लाखों 2-3 लाख रुपए का तो सब कुछ सामान लगता है इसमें, मतलब कि वीडियो बनाने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं, तो टाइम लगता है। तो थोड़ा सा इतना तो समझो यार। चलो मिलते हैं, आपकी मर्जी भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।